अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, सियासी फ्रंट पर आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को लंदन बुला लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में इत्तला दी है कि वो आज रात लंदन रवाना होंगे, जबकि जो सीनियर लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, वो कल लंदन रवाना होंगी। और इत्तलात ये भी हैं कि नून लीग कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। क्या अहम फैसले हो सकते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इस पर जरा आज प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इसी सब पर फवाद चौधरी साहब का भी रद्द-ए-अमल आया है और ये कहा गया उनकी जानिब से कि ये अलमिया है कि लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले किए जा रहे हैं। और साथ में वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जेल से बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पंजाब में भी एक नया आईनी बहरान पैदा हो गया है और विफाकी हुकूमत ने ज़ाहिर उम्र सरफराज चीमा साहब को बरतरफ कर दिया, जिस पर PTI ने एक तरफ से चैलेंज करने का फैसला किया है। इमरान खान साहब ने भी इस पर रद्द अमल दिया है और अदालत को कहा है, अदालत से मुतालबा किया है कि इस पर एक्शन लिया जाए, इस पर नोटिस लिया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कायम मकाम गवर्नर का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि गवर्नर पंजाब को गैर आईनी तरीके से हटाया गया है। इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि पंजाब में ये सब क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है एक एहतजाजी सियासत में मसरूफ़ है और आज जेहलम में पावर शो करने जा रही है, जिसकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। प्रोग्राम के आखिर में ज़रा इस पर भी आज बात करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के नुमा हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अफनान साहब। अफनान साहब, पूरी की पूरी लीडरशिप को लंदन, टॉप जो लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब की जानिब से लंदन तलब किया गया और ख़बरें ये हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अहम फैसला किया जाएगा। क्या कोई सीरियस डेवलपमेंट होने जा रही है कि हंगामी तौर पर तलब किया गया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और वो हम के लीडर हैं। और ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना, उसके अंदर ही है फाइनल से। तो इसी सिलसिले के अंदर जो है इसी सिलसिले को सामने रखते हुए जो है वो टॉप लीडरशिप को जो है वो उन्होंने बुलाया है और उधर जो है वो एक अहम मीटिंग होगी और उसके बाद जो है वो कुछ फैसले हैं जो PMLN करेगी और फिर उसका जो है वो उन्हीं को हम रिव्यू कर रहे हैं और फिर वो फैसले किए जाएंगे इंशाल्लाह। अफनान साहब के क्या अहम फैसले हो रहे हैं, क्योंकि खबरें मुख्तलिफ आ रही हैं कि नून लीग के अंदर से कबल इस वक्त इंतखाबात की बात हो रही है। बाद सीनियर रहनुमा चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ज़ाहिर मौशी हवाले से बहुत सारी मुश्किलात हैं, महंगाई हैं, कुछ आगे चलकर आपको गैर मकबूल फैसले भी करने होंगे। तो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है वो भी चाह रही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ऐसी कोई सोच है? देखिए, जो PMLN के अंदर जो इनिशियल हमारी सोच थी वो यही थी कि हम हुकूमत लेके और इलेक्शन करा देंगे। ये हमारी इनिशियल प्लानिंग थी और इसके अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी कन्विंस थे इस बात के ऊपर। और पार्टी के अंदर बहुत बड़ी जो तादाद है लोगों की वो भी इस बात पे कन्विंस है कि इलेक्शन जो है वो करा देने चाहिए। और क्योंकि वरना अदरवाइज जो है वो एक ये सोच है कि इस हुकूमत का जो 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 बैड डिसीजन मेकिंग है या जो उनका लगेज है उनको हमें कैरी करना पड़ेगा। सही। तो एक और फिर दूसरी सोच ये थी कि जो है वो इलेक्शन ना कराए जाएं, आप पहले इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें और पॉलिसी के ऊपर जो मामला है उनको रिजॉल्व करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और फिर इलेक्शन। तो ये दो सोच थी। सही। और वो इसी सिलसिले में जो है वो इनिशियली हमने ये डिसाइड किया था कि हम पहले 3-4 हफ्ते सिचुएशन को वर्क करेंगे कि वो कैसे इवॉल्व कर रही है और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरफ। चलिए अब देखते हैं कि लंदन से क्या हम फैसला आता है। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है, ये लंदन में टॉप लीडरशिप को हंगामी तौर पर बुला लिया गया है, आपको सर क्या लगता है क्या हो सकता है बड़ा फैसला? सोनिया, लगता क्या है, पार्टी अफनान साहब की है। खबर मैं आपको दे देता हूँ, बड़ी खबर आपके प्रोग्राम में। अफनान, जो हमारी इत्तला है वो ये है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी के सरबराह रहबर नवाज शरीफ साहब जो है ना वो जो पहले दिन से उनका मौक़िफ़ था वो ये था कि हमें फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए।
अब इतलात ये हैं कि एक किस्म का नाराज़गी का भी इज़हार किया गया है कि आपने बात नहीं सुनी, आपका पॉलिटिकल एक्यूमन नहीं था, आपको अंदाज़ा नहीं था, और अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन हुई है सियासी महाज पे भी और इक़्तिसादी महाज पे भी। और ये बुलाया गया इसलिए बुलाया गया कि ये सारा काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है हुकूमत में आना इस वक्त, क्योंकि हुकूमत अफनान देने की पोजीशन में कुछ नहीं है। भले आप इल्ज़ाम लगाएं पिछले ने नहीं कुछ किया या वो कहें जी पहले वालों ने नहीं कुछ किया, लेकिन एज़ वी स्पीक सूरत हाल ऐसी है कि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट जो है ना वो अराउंड द कॉर्नर अगर चीज़ें ठीक नहीं होती, और जिस अंदाज से अब ये कोई ख़बर नहीं है कि सऊदी अरब, यूएई और चाइना ने कोई सपोर्ट नहीं दी हमें फौरी तौर पे, सिवाय इसके को एक सिल्वर लाइन जिस तरीके से अमेरिका के साथ ताल्लुकात की एक बेहतरी की तरफ इशारा है, IMF, FATF वगैरह, वर्ल्ड बैंक, वहाँ से तो खैर पॉजिटिव ख़बरें आ गई हैं कि आपका ये 6 बिलियन का $8 बिलियन का प्रोग्राम हो जाएगा, $1.8 बिलियन देने के लिए तैयार हो गया वर्ल्ड बैंक। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट और फिर बायलैटरल क्रेडिटर भी सामने आएंगे। ये एक अच्छी सारे मामले में बात है, दोस्तों वाली बात नहीं हुई। अब सियासी महाज पे अफनान जो खबर है वो ये है कि बार बार कहा गया कि भाई ये आपके फ़ैसले गलत हैं, आप नहीं करें, और फिर इत्तलात यही हैं कि जी जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, सब लोगों ने मिल के नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने की कोशिश की कि चलें छोड़ें, इनाउंस करते हैं, इनसे जान छुड़ाते हैं, बाद में देखी जाएगी। बादले नाखास्ता नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट किया था, वरना वो उनको अंदाज़ा था सियासी तौर पर जिस अंदाज से वो चीज़ों को देख रहे थे, उनका ये ख्याल था कि हमें फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और उनका ये भी ख्याल था, और अब मेरा ख्याल है ये ख्याल बहुत सारे पार्टी के लोगों का भी था जिनकी बात नहीं सुनी गई, कि इमरान खान साहब अपने बोझ के थले खुद ही दब जाएंगे, लिहाजा इनको 1.5 साल चलने दें, कारकर्दगी कुछ नहीं होगी तो अगली दफ़ा आपको इलेक्शन जीतने में बड़ी आसानी होगी। अब आप देख लें, कम बैक किया, मॉन्स्टर के तौर पर लोग कहते हैं सामने आए हैं, जलसे पे जलसा एक मुश्किल पैदा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अभी सारी जो सिचुएशन बनी है उसके बेनिफिशरी जो है ना वो इमरान खान है, और बेनिफिट ऑफ डाउट कहें या ब्लेसिंग इन डाइस कहें, वो उनके लिए सब कुछ हुआ है। हाँ। जरदारी साहब को फॉर द टाइम बिंग इसमें जो चाहते थे कि जी असम्बलियाँ तहलील ना हो, मज़े लगे रहें, 2023 का इलेक्शन भी जीते हैं, 2028 तक बैठे हैं। बहरहाल इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब बड़ा वाज़ेह तौर पे सोनिया अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ एक 1-on-1 मीटिंग करेंगे, और एक मीटिंग जो है ना वो कहा जा रहा है कि जी उस साहबजादे जो हैं उनके हसन नवाज के ऑफिस के बाहर होगी। वहाँ पे एक नवाज शरीफ साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर बताएंगे कि जी क्या करने की ज़रूरत है। और इसका थोड़ा सा इशारा अगले दिन आप देखें कि डॉक्टर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कहा है कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। एक दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है अफनान के जी वो इसलिए भी गए कि पता कराया जाए कि जी उनके वापसी के मामला कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। उनको कुछ लोगों का ख्याल है कि जी नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आते, इलेक्शन से पहले नहीं आते और एक रैबर के तौर पे वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो शायद जो एक बहुत बड़ी कामयाबी की तवक्को आप लोग कर रहे हैं वो नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब को आना ज़रूरी है। इस हवाले से भी डिस्कशन होगी, बातचीत होगी, कैसे इस तो माजत के साथ डॉक्टर रिजवान अल्लाह को प्यारे हो गए, और जिस तरीके से आप देख लें नैब आगे पीछे हो गया, और हमारी तलाश ये है कि जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन हैं इनके साथ खुशी काम करने के लिए तैयार हैं। हाँ। पहले भी आप लोग ही लेके आए थे पीपल्स पार्टी, आप उनकी चॉइस थे। हाँ। तो मेरा ख्याल है वन लाइनर ये है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और ये है कि जी जो एक और चीज़ भी हो रही है, सोने में बताऊं कि जो कैबिनेट में इस वक्त जो 20 लोगों के लोग बैठे हुए हैं, अफनान इतलात बड़ी वाज़ेह तौर पे आ रही है कि कोई भी खुश नहीं नज़र आ रहा। हर बंदा जो है ना वो कहता है मुझे क्या मिला, मुझे और कुछ मिलना चाहिए। अब देख लें सही मुश्किलात आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है। अफनान, आपको भी ये लगता है कि ये राइट टाइम है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि अब देखें मुआशी हवाले से मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक बड़ा सीरियस इशू है, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे रिजर्व जो है वो तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, डॉलर पकड़ में नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि अभी फौरी तौर पर अगर इलेक्शन में जाते हैं तो आपके पास एक बयानिया होगा कि पिछली हुकूमत का करता धरता ये सारा, लेकिन साल 1.5 साल के बाद जाते हैं तो फिर ये बयानिया आवाम तस्लीम नहीं करेगी? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है अगर हम 1.5 साल हुकूमत करते हैं तो उसके अंदर फिर हमें इनका जो है वो लगेज कैरी करना पड़ेगा। पीटीआई का जो इन्होंने जो मिस गवर्नेंस है और जो इनकॉम्पिटेंस है उसको उठाना पड़ेगा। ये जो है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बात रहेगी कि इमरान खान साहब को जो है इसका फ़ायदा हुआ है, वो उससे मैं एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि देखें जो तबाही पिछले 4.25 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर आई है, जो गरीब लोगों के जो चूल्हे जो हैं वो बंद हुए हैं, जो 2 रोटियां खाता था वो 1 रोटी पे आ गया है, उसको आप एक हवाई कहानी से जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप एक अलिफ लैला की कहानी सुना के कि जी वो एक अमेरिकी साजिश थी
ये माकोवेलियन प्रिंसिपल्स को अगर आप देख लें, उसके अंदर ये वैसे बड़ा कल क्लियरली शहबाज शरीफ ने भी किसी हद तक तस्लीम किया है कि ये धमकी अमेज लेटर था। पहले तो वो कहते थे कोई खत था ही नहीं, अब तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि मरासला तो आया है अमेरिका से और धमकी भी थी और फॉरेन ऑफिस में बैठ के घड़ा गया है ये मरासला, ये भी कहा गया आपकी तरफ से। धमकी आमेज लेटर नहीं था। लेटर जो है वो कभी कोई था ही नहीं। एक मरासला था जो हमारे एम्बेसडर ने वहां से बना के भेजा था, वो लेटर नहीं था अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अंदर उसकी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी। और आपकी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बातचीत होती है, आपके बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ये अनपढ़, ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के एक जो नॉर्मल मामला चल रहे थे उनको लेके उसको जो है वो अपने पॉलिटिकल। चले अफनान, मेरा ख्याल है माजिद के साथ इस बहस में नहीं पड़ते। हाँ। ये तो अब तय हो गई है, जो दयानतदारी की बात है कि जी वहाँ से धमकी तो आई थी। हाँ। लेकिन जो बयानिया साजिश का बनाया गया था, साजिश कोई नहीं थी। और दूसरी बात आपकी वजन वाली है कि हमेशा एम्बेसडर जो हैं वो अपने केबल्स भेजते हैं सफारती, वहाँ अपने नुक्ता नज़र बता रहे होते हैं। जो उनकी मुलाकात वहाँ पे हुई थी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, उन्होंने जो लहजा अख्तियार किया था वो अपनी जगह था, वो एक वाकई एक थी, वार्निंग थी, कुछ भी कहें जी। इस तरह का मामला हिंदुस्तान के साथ भी हुआ है। वहाँ पे जो है वो उन्होंने उनको भी इस तरह की बातें की हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तो मोदी नहीं कह रहा कि जी मुझे अमेरिकी साजिश जो है हो गई है मेरे खिलाफ। और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये वाले मामला तो हैं जो रशिया के साथ बिलखुसूस ज़्यादा करीब थे, उनके साथ तो ज़्यादा हुआ है। तो ये जो है ये अफसोस की बात है कि आप एक जो है वो इस तरह के मामले को उठा के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको कहा जाए जी हमारी खुददारी जो है वो। भाई जब आप ट्रंप से मिलने गए थे तब खुददारी का मसला नहीं था। आप जब बार बार कहते थे मुझे बाइडेन कॉल नहीं कर रहा, तब खुददारी का मसला नहीं था। मतलब कि जब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई तब खुददारी का मसला आ गया। अच्छा अफनान, मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे, जो सोनिया ने ओरिजिनली आपसे सवाल पूछा था कि जी नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पूरी टीम यहाँ से, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, बाकी लोग हैं वहाँ पे गए और बुलाया गया, मीटिंग होगी अगले हवाले से। अभी आप ये बताइएगा कि ये तो बात समझ आ रही है कि आपकी पार्टी को फौरी इलेक्शन सूट करते हैं, लेकिन आपके बहुत बड़े तादी पीपल्स पार्टी वाले वो एज वी स्पीक वो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो लोग कहते हैं नहीं जी पूरी करेंगे टर्म, ये करें। तो मेरा सवाल आपसे कि क्या कितना आसान होगा इस इत्तेहाद को इंटैक्ट रखना अगर आप उनकी बात नहीं मानते, उनको कहते हैं इलेक्शन ही आला है, वो आगे से कहते हैं नहीं जी हमें तो इलेक्शन नहीं चाहिए, तो आपके ख्याल में फिर ये आपके इत्तेहाद को कितना ज़ोफ पहुँचेगा, क्या होगा? देखिए हमारा जो इत्तेहाद था वो 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर था कि इमरान खान की हुकूमत जो कि एक रिग्ड इलेक्शन की पैदावार है उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो एजेंडा पीडीएम अचीव कर चुकी है। तो अभी हमारा कोई ना इलेक्शन अलायंस है, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो हमने इलेक्शन अपने अपने आइडियोलॉजी और अपनी पास परफॉर्मेंसेस के ऊपर ही लड़ना है। तो और जहाँ तक बात रहेगी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की, अगर ये फैसला होता है असेंबलियाँ डिसॉल्व करने की, अगर ये फैसला होता है तो वो तो मेजॉरिटी से होगा। वो हम कोशिश कंसेंसस से करेंगे। अगर कंसेंसस नहीं हुआ तो फिर जो मेजॉरिटी कह रही है उसकी बात माननी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ बताएं कि ये जिस अंदाज से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी फौरी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन केपी में तो अपनी हुकूमत तहलील नहीं कर रहे, कराची में, सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, बलूचिस्तान में आप देख लें उनकी अपनी हुकूमत बनी है, जैसी भी बनी है। तो क्या लगता है कि ये कोई नेशनल असम्बली के तो इलेक्शन नहीं होने, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह तो कभी नहीं हुआ। हाँ इतना ज़रूर हुआ है कि इलेक्शन पीपल अपना नेशनल असम्बली के हुए 2 दिन के बाद हमने देखा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि फिर सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए। तो इस सूरत में क्या होगा आपके ख्याल में, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि क्या ये कन्विंस हो जाएंगे या ये कि आप अपने तौर पे इलेक्शन का ऐलान कर देंगे? देखिए मेरा ख्याल, मुझे एग्जैक्टली कहते हैं जो इसका एग्जैक्ट कानून है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने हिस्टोरिकली देखा है जब भी प्राइम मिनिस्टर असेंबलियां तोड़ता है फिर वो सारी टूटती हैं, बचता कुछ भी नहीं है। सही। तो वो फिर सारा ही सिस्टम ही जाएगा सारा नया, क्योंकि देखिए ये नहीं हो सकता कि मतलब कि हर 4-6 महीने बाद एक नए इलेक्शन। नहीं तो वो केपी की प्राइम मिनिस्टर केपी की हुकूमत कैसे गिराएंगे? वो तो वहाँ का गवर्नर जो है ना, चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कहेगा ना। आइन तो ये कहता है ना अफनान, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं गिरा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो तहलील कर सकते हैं सिर्फ कौमी असम्बली को, वो तो ऑलरेडी तो वही करेंगे ना। हाँ ये हो सकता है कि एक ही पार्टी की 3-4 सूबों में हुकूमत हो, वो ये फैसला करें, लेकिन यहाँ तो आप देख लें कि सिचुएशन डिफरेंट है। सिंध में पीपल्स पार्टी है, केपी में पीटीआई है, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। देखिए मेरा ये ख्याल है कि अगर पंजाब की और वफाक की, बलूचिस्तान की भी हम तोड़वा लेंगे, ये तो हम कर लेंगे। इमरान खान तो खुद चाहते हैं नए इलेक्शन हो, तो फिर वो केपीके की भी तोड़ेंगे। सही। तो जहाँ तक सिंध की रहेगी बात, फिर उनको कन्विंस करना पड़ेगा। दायरा सही।
अच्छा अफनान, ये बताएं कि इस वक्त पीडीएम की ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी जमात है वो पीएमएलएन है। इस वक्त जो अवामी मुश्किलात हैं, जो महंगाई है, ज़ाहिर है अवाम का प्रेशर है। आप लोग भी तनकीद करते थे जब पिछली गवर्नमेंट में महंगाई होती थी, तो एक प्रेशर तो बहरहाल होता है। तो आपको लगता है कि इस सब का बोझ है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पीएमएलएन पर ही है? ये भी सोच है कहीं ना कहीं, क्योंकि बाकी तो एक पीपल्स पार्टी और बाकी छोटी जमातें हैं जैसे JUIFA होगी और दीगर जमातें, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इसका आपको लगता है कि पीएमएलएन ही उठाएगी इसका बोझ? देखिए, महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ जो है वो पीटीआई उठाएगी। अभी 30 दिन भी नहीं हुए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आए हुए। जो 50 रुपए किलो आटा था वो ये 150 140 रुपए पे छोड़ के गए हैं। अफनान, मादत के साथ ये आपके खाते में जाना शुरू हो गई हैं चीज़ें। आम आदमी तो कहता है नहीं जी इमरान तो हट गया, अब तो आप हैं। वो उसे नहीं पता कि जी अपना क्या कहते हैं हमारे गंदम के ज़ख़ीरे कितने हैं। हाँ। अब कहा जा रहा है कि जी आटा गंदम इंपोर्ट करने की भी बात की जा रही है, चीनी हाँ। की भी बात हो रही है। उसे तो आम आदमी को दिलचस्पी नहीं, वो कहता है जी अब तो इक़्तिदार में आप हैं। और अफनान साहब, आपकी गवर्नमेंट आने के बाद सब चीजें महंगी हो गई हैं। मुझे भी ग्रोसरी करने का शाम सब इत्तेफाक हुआ, चावल, दालें, आटा, चीनी, पत्ती, घी, सब के सब महंगे हो गए। मैं हैरान हूँ। या कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने 4 साल महंगाई पे कुछ नहीं बोला, उनको 1 महीने की हमारी महंगाई नजर आ सर रही उस है। वक्त भी बोलते आप थे। सोचे कि उस गरीब आदमी का पूछे ना जो 4 साल इनको भुगतता रहा है, वो आप कह रहे हैं कि वो इतना बेवकूफ़ है, वो इतना अहमक है कि उसको वो ये भूल जाएगा कि मैं 50 रुपए की चीनी जाए 150 की किसने की। तो ये आप मेरा नहीं ख्याल इस तरह होने लगा है। एक्सपेक्टेशंस थी ना, क्योंकि आपका तो पूरा के पूरा नैरेटिव ये था तहरीक अदम एतमाद लाने का कि हम जब इक्तदार में आएंगे तो फिर आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन वो रिलीफ नजर नहीं आ रहा। और इसके अलावा अफनान देखिए ना, आम आदमी की जब आप बात करते हैं तो ये भी फैक्टर जहन में रखें, ये भी जहन में अफनान फैक्टर रखें कि लोगों की दिलचस्पी कैसे तब्दील हुई है। वही आम आदमी जो कहता था इमरान खान साहब महंगाई रोकने में नाकाम रहे हैं, गवर्नेंस नहीं है, उनमें से मेजॉरिटी वो भी अब कह रही है कि जी कोई बात नहीं, वो तो नहीं हुआ, ये तो खुदारी की बात करना है, ये तो मुल्क जो गिरवी रखने की बात हो रही है, मीर जाफर मीर सादक के नारे लगने हैं। वो आदमी तो उस तरफ चला गया, महंगाई तो अब नाम नहीं ले रहा आदमी। ये वो लोग हैं जिनको अगर इमरान खान कहे कि दिन रात है और रात दिन है ना, तो ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। इनका तो कोई इलाज ही नहीं, क्योंकि कल्ट फॉलोइंग जो होती है उसकी बुनियाद लॉजिक नहीं होती। उसकी बुनियाद जो है वो जो उसने बिगर देन लाइफ अपने आप को बनाया हुआ होता है, बंदे की एक पर्सनैलिटी उसके ऊपर होती है। तो इनको तो ये जो मर्जी कहता रहे, इतने वोट इमरान खान को पड़ जाएंगे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पीटीआई खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कोर फॉलोइंग को दोबारा री एनर्जाइज करने से आपको आम आवाम जो है उसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर गई है। मैं ये समझता हूँ कि 2018 से पहले वाले हालात नहीं है जहाँ पे इनको अंपायर की सपोर्ट हो और बहुत बड़ी एक मार्केटिंग कैंपेन हो और इनके लिए सारा कुछ हलवा बनाया जाए, और ना ही क्या कहते हैं ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन कोई इनको उस तरह बचाएगा जिस तरह 25 जुलाई मजदारी की बात है अफनान। मैं भी लोगों से आगू करता हूँ इस बात पे ना, मैं भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा जो ख्याल है या तजिया जो कुछ भी कहें, जो लोग कहते हैं कि नहीं जी बाउंस बैक करेगा और जनाब 2/3 लेके आएगा, मेरा नहीं ख्याल को होगा। मेरा अपना ख्याल है कि 0.1% शायद आपकी पार्टी के लोग टूट के जाएंगे, वो भी मैं नहीं समझता। वो जो आपका है सेंट्रल पंजाब, वो 6 डिवीज़न वो आपके पास ही हैं, लाहौर से अटक तक। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीट जा सकती है आपकी, सिवाय इसके कि अगर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है पीपल्स पार्टी से, तो शायद वो कहा जा रहा है 10 सीटें आपसे मांग रहे हैं असम्बली की और 20 सीटें मांग रहे हैं कौमी असम्बली की। अदरवाइज़ मेरा अपना ख्याल है कि आपकी पार्टी इस पोजीशन में है कि इलेक्शन आप जीत के आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे थे शाम साहब। मेरा ये ख्याल है कि हम खाली पंजाब में स्वीप नहीं करेंगे। पंजाब की 143 सीट्स के अंदर मेरा अपना एस्टिमेट ये है कि बिटवीन 100 to 110 हम जीत जाएंगे। और KPK से भी हम अदारा डिवीज़न, सवात और शांगला में हम सीटें जीतेंगे, कराची में हम सीटें जीतेंगे। और उसके अलावा हम अपने इत्तेहादी हमारे नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं और ये पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, बलूचिस्तान में जो दीगर पार्टियां, उनको हम साथ मिला के आराम से हुकूमत बना लेंगे। हमने अपनी जो कैलकुलेशन की है उसके अंदर ये काम हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि एक मखलूद हुकूमत को हम
जो है वो मतलब हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। सही। तो अच्छा अफनान साहब, ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कुछ डिमांड कर रही है, जैसे एहतशाम साहब ने भी कहा कि कौमी असम्बली की 20 सीट्स मांगी जा रही हैं और पंजाब असम्बली की 10 सीट्स, तो इस तरह की ज़ाहिर बिलावल भुट्टो भी जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने गए तो ये खबरें चल रही थी कि कुछ डिमांड कर रही है पीपल्स पार्टी, तो ये तस्लीम करना आसान होगा? मांगी गई पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये डिमांड की गई? देखिए, मैं इसको कोई कंफर्म नहीं कर रहा, ना मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बता देता हूँ कि हम जो है वो किसी को कोई सीट देंगे नहीं। अच्छा। कोई एक भी सीट नहीं देंगे। सही। अच्छा अफनान साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आपने बात की और आप ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के अंदर जैसे आपने भी बात की कि एक सोच है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमें फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात की कि हमें सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स करने के बाद ही हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आप ये रिफॉर्म्स करेंगे तो फिर तो अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है PTI, वो ऐवान से बाहर है। आज आप अगर इंतखाबी इस्लाहात करते हैं तो कल वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर ये सूरत हाल फिर से मुतनाज़ नहीं हो जाएगी? या आप दावत देंगे PTI को के साथ बैठे हमारे? देखिए, हम तो दावत देंगे कि वो आए और इस पे बात करें, लेकिन वो आएंगे नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि PTI इलेक्शन के रिजल्ट को भी नहीं तस्लीम करेगी, क्योंकि PTI ने इलेक्शन नहीं जीतना। खाली वो सिर्फ नहीं, यही नहीं कि वो नहीं जीतेंगे, उनकी कहीं पे हुकूमत भी नहीं बनेगी। तो जब ऐसे हालात होंगे तो इमरान खान साहब जो है वो और उनके लिए मुश्किल होगा इस तल्ख हकीकत को एक्सेप्ट करना। तो वो जाहिर है वो फिर कहेंगे कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मैं तो 2/3 मेजॉरिटी ले रहा था, तो ये जो है ये मिल गए उनके साथ, यूं हो गया, इन्होंने ये कर दिया। वो एक पुरानी जो पिछले 15 साल से एक रोना धोना मचा हुआ है इस मुल्क में, वो रोना धोना दोबारा से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो जितनी इबरतनाक इनको शिकस्त मैं देख रहा हूँ ना, शायद इनको खुद भी अंदाजा नहीं है जितनी ये सीटों पे आ जाएंगे। ये थोड़ी सी अफनान जाती कर रहे हैं आप ऐसे। मेरा नहीं ख्याल, मेरा अपना ख्याल है, देखिए 154 सीट्स जो है ना उन्होंने ली थी ना इस इलेक्शन में, नहीं ली ना, वो इनकी थी नहीं ना। अच्छा, अब चले जो भी है, जैसे भी कहें, देखिए हर दौर में यही कहा जाता है कि जी दिलवाई जाती है, प्री पोलिंग होती है। पोलिंग स्टेशनों के अंदर लोग इस तरह घुस के बंदूकें लेके इस तरह ठप्पे नहीं लगाए गए पाकिस्तान की तारीख में जो इनके लिए किया गया। कोई इस तरह इंडिपेंडेंस को ला के इनके साथ नहीं मिलाया गया बसों में भर भर के। ये किसी ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। ये 20 सीटों पे आ जाएंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अच्छा। ये 20 से 25 सीटों से ज्यादा की पार्टी नहीं है। चले, और आप सर आपकी असेसमेंट है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, थोड़ी सी ज्यादा कर रहे हैं, चूरन ज्यादा डालें अपना। देखें जो आपका सर उनकी पार्टी है ना, उनका हक है वैसे, उनका हक है, डिफेंड करें। सेंट्रल पंजाब के हद तक तो हमें समझ आ रहा है। मैं आपको अपना 2013 का इलेक्शन का जो रिजल्ट मैंने फेसबुक पे डाला था वो मैं आपको भी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा मैंने कितना एक्यूरेटली उसको किया था। हम हल्का बता रहे हैं, ये नहीं जीत पाएंगे। मैं 272 में से बता रहा हूँ। वैसे खाकान अब्बासी साहब तो कह चुके हैं कि जो हर इलेक्शन होता है वो धांधली ज़्यादा ही होते हैं। खाकान अब्बासी साहब कहते हैं, उन्होंने कहा था 2018 का भी जो है ना इलेक्शन, उसमें भी धांधली हुई थी। 13 का भी एक ये होता है कि देखिए 13 का तो पीपल्स पार्टी का, हाँ जी ठीक है। देखिए एक ये होता है कि दो कैंडिडेट थे, उन्होंने आपस में इलेक्शन लड़ा, कहीं पे कोई थोड़ी बहुत चीटिंग हुई, कहीं पे नहीं हुई, दोनों पहलवान लगे रहे, एक जीत गया एक हार गया। लेकिन इमरान खान के लिए इलेक्शन कमीशन मर्जी का, जजेस मर्जी के, बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट मिलाए गए, पूरी कैंपेन चलाई गई, दूसरों को जेलों में बंद किया गया। ये थोड़ी होगा अब दोबारा हर दफा इसके लिए ये वाला काम करेगा कोई। अफनान हर दफा ऐसे ही होता है, मैं रोज कहता हूं, देखें नहीं वैसे इमरान खान साहब फर्ज कर लेते हैं, अफनान साहब अगर आ जाते हैं मेजॉरिटी लेके तो फिर आप एक्सेप्ट करेंगे इन इलेक्शन को? फिर तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि सिलेक्टर हैं, सिलेक्ट होकर आए? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने पोलिंग स्टेशनों में ना घुसे, किसी ने RTS नहीं बिठाया, किसी ने हमारे खिलाफ मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं चलाई, किसी ने कोई इस तरह के काम नहीं किए, तो हम क्यों नहीं, हमने 2008 का रिजल्ट माना, हमने 2013 का रिजल्ट माना, हमने 2002 का रिजल्ट नहीं माना, क्योंकि उसमें वही चीज आन दी, और हम ये वाला भी नहीं मानते। 2013 का इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी भी नहीं मानी थी। जरदारी साहब क्या कहते थे, ये आरोस का इलेक्शन था, आपको पता है ना, बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते थे।
इमरान और ये खान इलेक्शन ने भी जो अपने- 2018 का भी है, जरदारी साहब ने इस पे भी इतराज़ात किए ठीक थे, है। लेकिन कहा था कि हम इमरान इसको खान कबूल ने करते हैं। ठीक है, अपने हॉस्पिटल के बेड से बैठ के कहा था कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ रिजल्ट। सही। 25 जब सीटें मिली थी, बाद में उसने पैदल पंक्चर वाली कहानी बना दी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अफनानुल्लाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो नज़र आ रहा है, PMLN के कुछ सीनियर रहनुमाओं के, अभी आपने तज़किरा भी किया कि इसाक डार साहब ने भी बयान दिया कि अक्टूबर में इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अल्टीमेटली नए इंतखाबात की तरफ ही जाना था, तो फिर सारी इस प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या हुआ? 2 माह, 4 माह या 6 माह की गवर्नमेंट, इसका कोई फ़ायदा हुआ इनको? देखिए, वक्त के फैसले ना किए जाएँ तो सोनिया ऐसे ही होता है। आपको याद है कि जिस वक्त PDM के लोग इलेक्शन वो कह रहे थे फौरी इलेक्शन होने चाहिए, तो उस वक्त PTI की हुकूमत बहुत रजिस्ट करती थी। बिल्कुल, यस। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, हाँ। बल्कि 2023 में इलेक्शन होंगे, आप 2027 तक इंतजार करें, ये कहा जाता है। याद है ना आपको? बिल्कुल, यस। हाँ। देखिए, गवर्नमेंट में रहते हुए कोई हुकूमत की आसानी के साथ हुकूमत नहीं छोड़ती। वज़ारा होते हैं, कोलिशन पार्टनर होते हैं, सबके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, माजर के साथ बेस्ट इंटरेस्ट, बिजनेस कमर्शियल इंटरेस्ट भी होते हैं। ठीक है, लोगों ने बड़ा माल लगाया होता है। इसी तरह से आप देख लें, जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, उन्होंने अपने घोड़े खड़े किए होते हैं, उनके ज़रिए उन्होंने 100 काम करवाने होते हैं, कुछ ठेके लेने हैं, कुछ करना है, तो जाहिर है वो इतनी आसानी के साथ तो नहीं जाने देते कि हुकूमत चली जाए। 1.5 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा तो आप देख लें कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट कौन करता था? आसिफ अली जरदारी साहब करते थे। वो कहते थे नहीं करना। मुसलसल 12 साल हो गए हैं सिंध में हुकूमत सोनिया उनको करते हुए। 2023 भी और फिर 2027 का भी उन्होंने प्लान किया हो, तो ज़ाहिर है एक बड़ा सूबा, दो उसके फ़ायदे होते हैं। एक तो सियासी तौर पे उनका फ़ायदा ये है कि एक बहुत बड़ा क्लाउड है, बंदे गिरफ़्तार हों, आप जनाब उनको गिरफ़्तारी ना होने दें, और उनको कोई बुला रहा है तो सिंध से नहीं जाने देंगे उनको। ब्यूरोक्रेसी उनका साथ देती है, पुलिस उनका साथ देती है, लिहाजा आसानी के साथ नैब के केसेस हों, FI के केसेस हों, बैंकिंग के केसेस हों। और जरदारी साहब को धड़ाधड़ रिलीफ मिला। बल्कि आपको याद होगा एक तो ये भी हुआ कि बैंकिंग का एक अहम केस था इनके खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, तो आपको सारा का सारा बैंक का रिकॉर्ड जल गया था, जला दिया गया था, जल गया था। तो लिहाजा ये तो किसी सूरत में सूट नहीं करता था PTI को, उन्होंने रजिस्ट किया। लेकिन लोग कहने वाले लोग कहते हैं कि एक स्टेज आई थी कि PTI को चाहिए था कि इलेक्शन करवा देते, जिसका बातें नखास्ता इमरान खान साहब ने भी अपने तौर पे ये माना है, कंसीड किया कि हाँ वक्त पे पहले इलेक्शन हो जाते तो चीज़ें कुछ और तरफ जानी थी। लेकिन अब जाहिर है अब तो उन्हें बहुत बड़ा इसका फ़ायदा हो रहा है। अब जितना वो दबाव डालेंगे, जितना ये PDM की हुकूमत कहें या आप कहें इत्तेहादियों की हुकूमत कहें लेड बाई PMLN, तो जितना कहेंगे हमें इलेक्शन नहीं कराने, उतना फ़ायदा जो है ना इमरान खान को, इमरान खान साहब ठीक है ना। सियासी तौर पे तो ये अपनी जगह बात है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह उनको बुलाया है, अपने तौर पे अपना जहन भी बताएंगे, समझाएंगे, इनको कन्विंस करेंगे, और मुझे लगता है सबका फ़ायदा इसी में कि इलेक्शन जल्दी हो जाए और ये गैर यकीनी सूरत ये बुरान ख़त्म हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कहाँ पहुँच गई है। स्टॉक मार्केट आप देखते हैं नीचे आ गई है, 189 का 190 का डॉलर आज मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो जुल्म है, मेरा ख्याल है फौरी तौर पे सबको सोचना है इलेक्शन की तरफ आप कह रहे हैं जाना चाहिए। JUIF के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। कामरान मुर्तज़ा साहब, नवाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पर बुला लिया है शहबाज शरीफ साहब को, टॉप लीडरशिप को, और इत्तला दिए हैं कि बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं, और बातें ये भी हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से अर्ली इलेक्शन की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि हमें फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि क्या बड़ा फैसला होने जा रहा है? अगर मामलात अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आप मुतमईन हैं, जाने चाहिए आपको लगता है? एज ए पॉलिसी जो है ना वो हमारा JUI का हम इस बात पे एग्री थे कि जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है तो इलेक्शन अर्ली इलेक्शन की तरफ चला जाया जाए। इस बात पे भी जो है ना वो शायद सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना इस बात पे एग्री कर रही थी कि चलिए जो कुछ उसने अपना सूरी साहब ने किया था वो गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मगर बहरान के हल के लिए मामला को जो है ना वो इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए। मगर वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें तैयार नहीं था। जो उसकी थी वो भी इमरान गवर्नमेंट की जो है वो उसमें एक उनके पार्ट पे खराबी थी। वो ये थी कि वो उनको कई दफ़ा कह चुके थे इसमें एक तो मर्जर हुआ था फाटा का, उसके बाद कुछ सीटें कम हुई थी, वो मामला था। दूसरा जो है उसके बाद सेंसस नोटिफाई हुआ था, उसके बाद सेंसस अगर नोटिफाई हो जाए तो डिलिमिटेशन होना चाहिए। कोई 12, 14, 16 लेटर्स उन्होंने लिखे थे गवर्नमेंट की तरफ से, उस वक्त की गवर्नमेंट की तरफ से जवाब ही नहीं आता था उसका। तो वो उसकी वजह से जो है ना वो कोई 7-8 महीने उनको रिक्वायर्ड थे।
तो अब इस वक्त जो इशू ये है कि जो अगर ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें तो फिर आपको 12 और 2 14 या 15 महीने शायद जो है ना बनते हैं टोटल आज के बाद। और अगर जो है ना वो इससे अर्ली इलेक्शन हो जाए तो 7-8 महीने में मुमकिन आता है, 7-8 महीने शायद इलेक्शन कमीशन कह रहा है। तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इसको जो है ना वो बजाय गालियां देने के, बजाय एजिटेशन करने के, बजाय चोर गद्दार डाकू और इस तरह की बातें करने के, उसमें बात हो सकती है। बात ये नहीं करने के लिए तैयार थे, कल ये हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर हमारे ठीक है, आप भी कन्विंस है, आप ये कह रहे हैं जेयूआई भी कन्विंस है कि मामलात जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि ये बहरान जो है वो खत्म हो। तो एहतशाम साहब, फिर आपको लगता है कि यही खबर आने वाली है लंदन से? देखिए, मेरा अपना ख्याल है और मैं चाहूँगा कि कामरान साहब भी इस पर ज़रूर कमेंट करें। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है सोनिया, अब जो इत्तेहादी हैं बड़ा वाज़े तौर पे समझ आ रहा है कि जिस तरीके से कैबिनेट में आप देखें नाराज़गियाँ भी, आज भी पूरी तरह लोग खुश नहीं हैं। अगर से हम देख लें जेयूआई के 2 वज़ीर भी ले लिए गए हैं, साहबजादे भी वज़ीर बने हैं, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री मिली है, डिप्टी स्पीकर भी उनके हैं, उनमें भी गवर्नरशिप और चीज़ें भी मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि मौलाना फजल रहमान साहब का ये रिकॉर्ड पर कहना कि जब वो चीज़ें तय हो गई और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें लगता है कि इस्तेमाल किया गया इस हुकूमत को हटाने के हवाले से, और उन्होंने कहा कि मसले का फौरी हर इलेक्शन ही है। लेकिन फिर ये भी हुआ, कहा यह जाता है कि जरदारी साहब ने जाके मौलाना साहब को कन्विंस किया कि जी फॉर से उनके बहरहाल PMLN के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात जेयूआई के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वो उनकी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं, ठीक है ना। अब सवाल बड़ा सिंपल सा है कि जी पार्टी के अंदर, मेरा सवाल आपसे कामरान साहब के इत्तेहादी काबीना में जो बैठे हैं वो खुश नहीं है। फिर जिस तरीके से हर किसी की अपनी डिमांड है, एक दूसरा ये कि फजल रहमान साहब बार बार कह चुके हैं इत्तेहाद के लिए शायद खामोश रह जाए, इतना वाज़े तौर पर सामने ना आए। तो आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब तो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उनके लोग भी कर रहे हैं, सागदार साहब ने भी कहा अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, आपको भी लगता है कि ये भी स्टांस आप ही का होगा, या PMLN के अंदर एक कुछ लोग हैं बड़ा वाज़े तौर पे कहते रहे, शायद खान अब्बासी हों, ख्वाजा आसिफ हों, मरियम हों, अपना औरंगज़ेब हों, राना सनाउल्लाह हों, वो कहते हैं जी सवाल ही नहीं पैदा होता, इलेक्शन वक्त पे होंगे। आपको लगता है आपकी पार्टी या बाकी जो आप पे इत्तेहादी हैं वो भी एक इसी तरह डिमांड उनकी भी है कि अर्ली इलेक्शन हो जाने चाहिए? असूली डिमांड थी। अब हम अगर चाहें तो असूली डिमांड से शायद पीछे नहीं जा सकते। हमारा कहना ये था कि ये जो 2018 वाले इलेक्शन थे ये दुरुस्त नहीं हुए थे। इसमें RTS बैठ गया था, इसमें बहुत कुछ जो ना कुछ इलेक्शन से पहले की धांधलियाँ थी, कुछ इलेक्शन के बाद की धांधलियाँ थी, और अब उसके बाद एक मजीद बहरान पैदा किया गया है। हम उस पर इल्ज़ाम दे सकते हैं कि इमरान खान साहब ने पैदा किया है कि वो 100+ लोग जो है ना वो आज भी जो है ना वो रिज़ाइन करके बैठे हैं। उसमें शायद आधे जो है ना वो उनके साथ न चले, मगर फिल वक्त वो भी अगर फ़र्ज़ करें उसमें 50, 60, 70 लोग भी अगर जो है ना वो रिज़ाइन उनका जो है ना एक्सेप्ट करना पड़े तो एक मसला तो बन जाएगा। तो मामले को हल करना है, हमने पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बढ़ना है। चलिए कामरान साहब, आपको लगता है आपके हलकों में भी ये तशवीश पाई जाती है या ख्याल किया जाता है कि ये बड़ा गलत हो गया, हमें इसको टाइम देना चाहिए था इमरान खान को और अपने बोझ तले चले जाते, और ये इसको जिस तरीके से मुद्दत पूरी करने की जो बात हुई है इसका नुकसान आप लोगों को भी हुआ? ऐसा है कि इमरान खान जो है ना वो तकरीबन रिस्क बन चुके हुए थे मुल्क के लिए। अब 2-3 तरह के मसाइल हैं। कुछ मसाइल शायद आप यहाँ पे TV प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं और कुछ प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते। एक चीज़ जो अब उसको थोड़ा सा इशारतन आपको वो कह दूं कि एक बड़े अदारे में, एक ऐसे अदारे में जहाँ पे कभी डिवीज़न नहीं आई थी, वहाँ डिवीज़न उन्होंने अपने मामले के लिए, अपनी वजह से अपने आप को कहीं पे जो सेव करने के लिए या अपना इलेक्शन अगला भी सिक्योर करने के लिए जो है वो डिवीज़न क्रिएट कर दी थी या करवा दी हुई थी। ये तो मामला था, और जाहिर है कि उन हलकों में भी जो है ना इसका जो है ना एहसास हो गया होगा कि भी ये क्या जा रहा है कि वहाँ जहाँ पे आज तक डिवीज़न नहीं थी वहाँ भी डिवीज़न आ गई। दूसरा, हमारा तो पहले दिन से स्टैंड था कि जी हम इन असम्बलियों में को नहीं मान, तो हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि हम किसी भी जगह पे आके कह देते कि हम बाकी मान लेते हैं, ठीक है, हम कहीं पे जो है ना ये मुमकिन था कि हम कहीं पे स्लो हो जाएं, अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दें, और मगर ये ज़्यादा बड़ा मसला जो ये था कि उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया था अपने अगले इलेक्शन को, और उनके मुँह से ये बात बाहर आ गई है कि उन्होंने कहा था कि फलाना जो ना फलानी जगह पे फलानी
सही, ठीक है। अच्छा, ये पंजाब में जो एहतशाम साहब हो रहा है, क्योंकि कानूनी मामलात पर भी बड़ी गहरी नज़र होती है, कानूनी मामलात को भी बड़ा समझते हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन सर ये पंजाब में जो आइनी बहरान है ये तो संगीन हो गया है। गवर्नर पंजाब को हटा दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है गैर आइनी तरीके से हटाया गया। इमरान खान अदालत को कह रहे हैं कि इस पर मुतालबा कर रहे हैं कि एक्शन लें, और स्पीकर ने भी कह दिया है कायम मकाम गवर्नर का हलफ या ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। तो कहाँ जाता देख रहे हैं? पहले एक मैं बात करूँ जो पहले बात हो रही जी, थी कामरान साहब, ये बात अब बड़ा वाज़ेह तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस हो रही है बात कि जी ये बहुत ज़्यादा इसरार जब शुरू हो गया था कि जी हुकूमत को हटाया जाए पीटीआई की, तो उसमें पीपल्स पार्टी PMLN का ज़्यादा, आपकी पार्टी का नहीं, उनका ज़्यादा ये था कि भी ये केसेस फाइनलाइज हो रहे हैं FIA के, नैब के, बैंकिंग के, फलाने धमाके, और इसमें लग रहा था कि जी अब ये गिरफ्तारियाँ होंगी, फर्जी जुर्म तो आपको पता है लगना वाला था इन पे, शहबाज शरीफ साहब पे भी, साहबजादे पे। वो कहा जाता है कि ये पैनिक कर गए पीपल्स पार्टी वाले, PMLN वाले। उनका एक ख्याल था कि इससे पहले कि गिरफ्तारियों मामलातों इसको हटाया जाए। अभी आप देखते हैं और कोई चीज़ हो ना हो, जिस तरीके से आपने देखा कि केसेस वापस लिए गए, इंपॉर्टेंट लोगों को FIA के, नैब के हटा दिया गया, सीन से हटा दिया गया, तो लोग नहीं कहते कि इससे ऊपर एक था टारगेट जिसका अल्टीमेटली सियासी तौर पर लोग कहते हैं नुकसान हुआ, जिसका फ़ायदा इमरान को हुआ। अभी जो आप बात पूछ रहे हैं सोनिया, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए वहाँ पे सूरत हाल जिस तरीके से चल रही है, मेरा अपना ख्याल है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस थी, माशाल्लाह कामरान साहब माहिर वकील भी हैं, ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं हमें, तो ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आती है कि एक दफ़ा तो आप प्राइम मिनिस्टर की बात को रिजेक्ट कर सकते हैं गवर्नर, दूसरी दफ़ा नहीं कर सकते। लिहाजा ये दूसरी दफ़ा किया गया, उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने तहलील कर दिया, गवर्नरशिप की उनको अपना हटा दिया गया उनको। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सियासी बुरहान है। असल मसला बुरहान का जो पैदा हो रहा है वो आरिफ अलवी साहब है। आरिफ अलवी साहब को हटाना मुश्किल है, 3-3.25 साल हुए हैं, अभी 1.5 साल उनका रहता है, उनको इम्पीचमेंट के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि आरिफ अलवी साहब के ये नुमाइंदे हैं सारे गवर्नर, जहाँ जहाँ PTI की हुकूमत थी आपने देखा वहाँ तो आसानी के साथ कुछ जगहों पर आप देख लें, जिस तरीके से आपने देखा वहाँ पे सिंध में इनके गवर्नर थे इमरान इस्माइल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। यहाँ पे क्योंकि लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी, इसमें खाली एक फैक्टर कामरान साहब PTI का नहीं है, इसमें आप देख लें PMLQ भी इसमें कुछ और आदमी हैं, फिर PTI के अंदर जो लोग टूट के दूसरी तरफ चले गए थे उनका एक अलग फैक्टर है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जो सोनिया बुनियादी तौर पर पूछ रही थी मुझसे, मैं चाहूँगा आप इसका जवाब दें कि क्या ये मामला कोई खुदा ना खास्ता फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर लटका जाएगा, या ये वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल हो गया प्राइम मिनिस्टर की दूसरी एडवाइस को जो नहीं माना गया था? जी देखिए, जो इस वक्त जो हमें समझ आ रही है बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, वही समझ आ रही है कि इमरान खान साहब जो है वो स्टेबल नहीं होने देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को। वो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जो है बहरान पैदा कर रहे हैं। उसमें गवर्नर का भी इशू होगा, वो मामला अदालतों में भी लेके जाएंगे, वो जलसे जुलूसों में भी लेके जाएंगे। वो इसको अल्टीमेटली वो जो है ना वो ये साबित करना चाहेंगे कि ये जो ना इतने हफ्ते हो गए और उसमें जो ना कोई जो है ना चेंज नहीं आई वाज़ेह तौर पे, या इतने महीने हो जाए, अल्टीमेटली 2-4 महीने अगर और भी गुजर गए तो वाज़ेह चेंज नहीं आई है, तो मेरी जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना वो बेहतर थी। तो वो जानबूझ के ये जो कुछ किया जा रहा है, ये जानते बूझते कि ये दस्तूरी नहीं है किया जा रहा है। पंजाब में गवर्नमेंट 3 हफ्ते 4 हफ्ते नहीं बनने दी गई, अपना CM को नहीं आने दिया गया, CM साहब आ गए तो आज अभी तक उसकी कैबिनेट मौजूद नहीं है। गवर्नर के इशू पे जो है ना बहरान पैदा कर दिया गया। प्रेसिडेंट खुद जो है ना वो हर मामले में जो है ना रोड़े अटका रहे हैं। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, और आप उसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कह सकते हैं, मगर ये मुल्क के मफाद में नहीं है, कौम के मफाद में नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें अगर कोई किसी को बैठना पड़े अर्ली इलेक्शन के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए ये बैठ जाना चाहिए। कुछ वो उसमें इस तरफ आ जाए, कुछ उस तरफ चले जाए। अच्छा एहतशाम साहब, हाँ ठीक है, एहतशाम साहब कन्वेंस हैं JUI भी, मुस्लिम लीग नून के लोग भी कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने जो जलसे जुलूस किया, आपको लगता है कि इसका एक प्रेशर भी हो सकता है? सोनिया, प्रेशर बनाने में तो वो कामयाब हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े जलसे जुलूस कर रहे हैं, दबाव में इदारों को भी ले आए हैं और उनको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, नाजायज़ क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कामरान साहब, एक बात जो PTI के लोगों को समझ आनी चाहिए, वो एक कानूनी लीगल तरीके से काम हुआ। आप वोट आउट हुए असम्बली से, आपके बंदे नहीं शामिल हुए, आपके बंदे बिके, आपके बंदे नहीं बिके, तहादी आपके साथ रहे नहीं रहे, आपको एक लीगल तरीके से आपको एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए हटा दिया गया। अब होना तो सोनिया ये चाहिए था कि इसको जिसको कहते हैं ग्रेस के साथ एक्सेप्ट किया जाता है कि जी चले गए।
अब उसको आप बहाना बनाएं, अमेरिका का बनाएं, साजिश को लेके आएँ, आप जनाब मुदाखलत को लेके आएँ, चलें मुदाखलत मान ली, साजिश कहाँ से हो गई, फिर अदारों को इन्वॉल्व, अब अदारों को भी कहा जा रहा है कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, फलाना होता है। मेरा ख्याल है ये अल्टीमेटली इमरान खान साहब जो है ना, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि आप नुकसान करेंगे, अपना वोट बैंक भी ख़राब करेंगे, क्योंकि पंजाब आप देख लें हर घर से फौज में लोग गए हुए हैं, इस तरह बाकी जगहों से गए हुए हैं। इस तरह एक्सरसाइज करना उनको बगैर किसी सबूत के और बार बार यही कहना, भाई असल में वो चाह रहे थे कि जी जब आपको हटाया जा रहा था तो फौज मदद करती, अदारे मदद करते, भाई आपको मदद एक दफ़ा की, दूसरी दफ़ा नहीं करना चाहते, आपकी गलती है, आप लड़ाई लड़ बैठे छोटी सी बात है। सारी बातें अपनी जगह पे। अहम सवाल है कि आप इस आईनी और कानूनी बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं कि यू हैव बीन वोटेड आउट फ्रॉम द नेशनल असेंबली। अब आप एक्सेप्ट करें और आप आके इलेक्शन की बात करें, ठीक है, दबाव बढ़ाएं, लेकिन ये कहना कि जी मुझे गलत हटाया गया, नाजायज हटाया गया, गैर कानूनी तौर पर हटाया गया, कोई बात नहीं मानेगा। सही, ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि ज़ाहिर है अब जो भी सियासी जमात हो, जब उनको निकाला जाता है या इक़्तिदार से वो दूर होते हैं तो वो इदारों को मिलान करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारी फ़ौज हो चाहे अदालतें हों। अब अदालतों पर भी खुल्लम खुल्ला तनकीद हो रही है, तो कैसे देखते हैं इस माहौल को? बहुत ही वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। अदारों पर तनकीद और ख़ास तौर पर वो अदारे जिनको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है उनके बारे में बातचीत इस तरह नहीं करनी चाहिए। और फिर दूसरा ये कि ये बड़ी बदकिस्मती है कामरान साहब कि जब सियासी लोगों के फ़ैसले अदालतें करती हैं, हक़ में फ़ैसला आए तो मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, मुखालफत में किया जाए तो जी अदालतें जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ठीक है, अदालत के फ़ैसलों को आप एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में तनकीद कर सकते हैं आप, लेकिन ब्रिंगिंग दम इनटू डिसरिप्यूट कि जी किसी के कहने पे किया गया, किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया, इंतहाई अफसोसनाक बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुपीरियर अदालतें जो है ना रात दिन पेश होते हैं कामरान साहब वहाँ पे जाके, वहाँ पे इस तरह के मामलात नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अदालतें भी, हमारे इदारे भी मौरूज़ी हालात, सियासी हालात ज़रूर देखते हैं, नेशनल इंटरनेशनल हालात को जरूर देखते हैं, लेकिन उनके जहन में भी एक ही चीज़ होती है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है ना उसको मुकद्दम रखा है। हाँ। उसको कंप्रोमाइज़ उनकी पूरी कोशिश होती है कि ना हो। लेकिन अब जिस तरीके से कामरान साहब कल आप देखने अतर मिलान साहब की अदालत में जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, शेख रशीद साहब अपनी पटिशन ले गए थे हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़, अपने भतीजे का भी उन्होंने कहा कि जी उनको ज़लील ख़ार किया जा रहा है जेलों में। अपनी बात आए तो फिर ऐसा ही होता है। तो आपको क्या लगता है जब उन्होंने कहा कि जी पहले पूछ के आएँ, अपने PTI के चीफ से पूछ के आएँ कि हम पे एतमाद भी करते हैं कि नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि ये PTI के पार्ट पे या फॉर दैट मैटर कोई भी पार्टी जब इस तरह करती है तो क्या चीज़ शोध करना चाहती है? क्यों नहीं लॉ ऑफ द लैंड को मानते? अदालतों को वैसे तो कहते हैं बड़ा तस्लीम करते हैं, लेकिन फैसले हक में ना आए तो तनकीद शुरू कर देते हैं। जी कामरान साहब, फैसले पे तो तनकीद हो सकती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारे यहाँ जब कोई फैसला जो है ना वो हक में नहीं आता तो हम जजों पे भी तनकीद शुरू कर देते हैं। कभी उनके इस बात पे तनकीद शुरू कर देते हैं कि रात को अदालत क्यों खुली, दिन को अदालत क्यों खुली, हालांकि ये रूल्स में परमिसेबल है, रूल के मुताबिक ये मुमकिन है। अब खुली है तो वो ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें वो अदालत खोलने की जरूरत होती है। और ये भी मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आमतौर पे कोई भी जज किसी की भी बात नहीं सुनता। ये होता है, मुमकिन होता है कि उसके अपनी समझ के मुताबिक उसका अपना एक माइंडसेट होता है, उसके मुताबिक वो फैसला दुरुस्त होता है। हम बाज़ औक़ात इसको एक और तरह से समझाता हूँ कि दो मुख्तलिफ बेंचेस हैं, दो मुख्तलिफ बेंचेस में हम एक ही केस को हम प्रेफर करते हैं कि इस बेंच के सामने लग जाए। हम अपने जो हमारा पास एक्सपीरियंस होता है उसकी बुनियाद पे ये समझते हैं कि जी इस बेंच के पास लगा तो ये डिसीजन जो है फेवरेबल आएगा, और अगर इसके पास लगा तो वो डिसीजन फेवरेबल नहीं आएगा। वो उनका माइंडसेट होता है और वो उस सूरत में होना ही होता है। तो उस पे कहना कि फैसला कोई खुदा न खास्ता किसी वजह से हो गया। कामरान साहब, असर मिनर साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कल ये भी बताया कि अदालतें रात को लेट, अदालतें PTI के लिए भी खुली थी, उनके लिए भी एक उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला था किसी केस में, कहते हैं वो भूल जाते हैं उस वक्त। तो आप अतर मिनरा साहब को ये भी बता देना चाहिए था कि रूल्स में, हाईकोर्ट रूल्स में ये परमिसेबल है कि छुट्टी के दिन भी खोल। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 24 घंटे काम कर। जी हाँ, वो भी है उसमें। तो वो हमारे यहाँ लीडरशिप जो है वो बिल्कुल जो है ना बगैर जाने बगैर सोचे समझे बात का तबसरा कर देती है और तकलीफ होती है जाके। ये लोग सेक्रीफाई कर रहे होते हैं। अगर विजा वेज इनको देखें, बिमला को देखें या बाकी जजेस हमारे बैठे हुए हैं मुख्तलिफ अदालतों में,
अगर वो वकालत कर रहे होते हमारी तरह होते तो शायद वो ज्यादा बेनिफिट ले रहे हो। सही। तो कामरान साहब, ये मुनहरिफ जो अरकान हैं उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? आज भी रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से कि पैसों के जोर पर हुकूमत गिराना रवायत बन चुकी है, ये खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है ये सियासत में बंद होना चाहिए, कोई ऐसा लाएमल होना चाहिए कि मुस्तकबिल में इसको रोका जाए। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा फैसला आ सकता है डी सीट होने का? ये रिमार्क्स की हद तक नहीं, डी सीट होना तो वो तो इलेक्शन कमीशन का हुआ है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, यहाँ पे उन्होंने ओपिनियन मांगा है और उनकी ओपिनियन इस हवाले से मांगा है कि उसमें जो है ना सिर्फ उनकी सीट जाएगी या उसकी जो है ना वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है कोई मुद्दत भी होगी वो सीट जाने के अलावा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। JUIFA के रहनुमा कामरान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।